Good evening, everybody. So, नर्मदा किडनी फाउंडेशन की ओर से मैं आप सबका एक वर्कशॉप में स्वागत करती हूं और हम चाहते हैं कि आप अच्छी जानकारी यहां से लेके जाए ताकि आप अपने आप की संभाल अच्छी तरह रखें। आप में से कई लोग नर्मदा किडनी फाउंडेशन के बारे में जानते होंगे। पिछले 27 साल से हमारी कोशिश ये है कि हम जानकारी के माध्यम से लोगों में जानकारी फैलाए ताकि वो अपनी देखभाल अच्छी तरह कर सके और किडनी की बीमारी ही ना हो। ज्यादातर किडनी की बीमारी डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की वजह से होती है और इसीलिए हमने ऑनलाइन वर्कशॉप डायबिटीज वर्कशॉप का आयोजन किया है जो हर सैटरडे 5 बजे रहता है। दूसरा मिशन नर्मदा किडनी फाउंडेशन का ये है कि हम लोगों को जिनको किडनी की बीमारी हो गई है उनको हम सही मार्गदर्शन दे ताकि वो आगे क्या करना है वो अच्छी तरह इधर उधर न भटके और सही इलाज करे। और उसके लिए किडनी वर्कशॉप हर बुधवार को 1 से 2 बजे रहता है। तो उसके लिए आप मिस्टर रजनी दुआर का कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको लिंक भेजेंगे। उनका नंबर मैंने स्क्रीन पे लिखा है 9819158138। तो ये नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आगे किडनी के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। नर्मदा किडनी फाउंडेशन अंगदान के बारे में भी काफी प्रोग्राम्स करती हैं, लोगों में जानकारी फैलाती हैं। तो ये मुख्य उद्देश्य नर्मदा किडनी फाउंडेशन का यही है, पर हम चाहते हैं कि किडनी की बीमारी ही ना हो और उसके लिए हमें डायबिटीज को अच्छी तरह संभालना है। और इसी उद्देश्य के साथ ही ऑनलाइन डायबिटीज वर्कशॉप्स हम रखते हैं हर सैटरडे 5 बजे। तो पहले सेशन में हमने डायबिटीज के बारे में टोटल ओवरव्यू दिया। दूसरे सेशन में हमने डायबिटीज को प्रिवेंट कैसे करें उसके बारे में बताया, क्योंकि अभी यंग चिल्ड्रन में भी डायबिटीज हो जाता है। तो लाइफस्टाइल को हम कैसे चेंज करें और उसको प्रिवेंट कैसे करें वो हमें जानकारी दी सेकंड सेशन में। तीसरा सेशन में कैसे मैनेज करें, अगर हो गया तो शुरू के तबक्के में आप रिवर्स भी कर सकते हैं और अगर रिवर्स नहीं हुआ तो उसको कैसे संभालें। और चौथे सेशन में हमने डाइट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। जो हमारे साथ थे जमरूद पटेल, उन्होंने प्रिवेंशन से लेके डायबिटीज बढ़ जाए तब तक पूरा डाइट के बारे में बताया। जिन्होंने ये सेशन मिस किया है वो हमारे YouTube चैनल है नर्मदा किडनी फाउंडेशन की, ए लिंक पे आप जाके उसे सुन सकते हैं। तो उसका एड्रेस है www.youtube.com/narmada-kidney-foundation। और आज हम बात करेंगे डायबिटीज एंड कोविड-19। ये पेंडेमिक में हम देख रहे हैं कि जिनको डायबिटीज है उनका शुगर अनकंट्रोल हो रहा है, जो सही तरह से नहीं संभालते, और जिनको डायबिटीज नहीं है उसको भी कोविड की वजह से डायबिटीज हो सकता है। तो डायबिटीज और कोविड का काफी गहरा रिलेशन है। तो ये कोविड क्या है? तो ये कोविड-19 एक इन्फेक्शन है जो कोरोना वायरस से होता है। तो मैं कोविड-19 के बारे में थोड़ी जानकारी देती हूँ, बाद में हम डायबिटीज और कोविड-19 के बारे में समझेंगे।
तो ये कोरोना एक टाइप का कोरोना वायरस है। पहले भी कई कोरोना वायरस आके चले गए, कभी माइल्ड रहता है, पर इसके पहले दो कोरोना वायरस आया जो सार्स और मर्स थे, वो भी इतना सीरियस था। एक कोविड-19 भी पोटेंशियली सीरियस कोरोना वायरस है। और हम रोज न्यूज चैनल में देखते हैं कि ये सेकंड सर्ज है और ये बढ़ रहा है, ये सेकंड सर्ज। और अभी हम देखते हैं कि बच्चे लोग में, यंगस्टर्स में भी डायबिटीज आ रहा है। तो द नंबर्स आर वेरी अलार्मिंग। तो एक कोविड-19 है, वो क्या करता है हमारी बॉडी में, क्यों इतना हैवॉक मचा रहा है? तो ये वायरस ऐसा है कि एयर ड्रॉपलेट्स में रहता है, खांसी किसी के जरिए ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होता है, पर वो बाहर ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह सकता। वो फ्यू आवर्स की फ्यू डेज तक डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंट कंडीशन जीवित रहता है। पर उस टाइम में अगर किसी को कांटेक्ट में लग गया एयर ड्रॉपलेट के माध्यम से, तो वो स्प्रेड होता है। फ्यू डेज के बाद उसको जरूरत है हमारी द ह्यूमन बॉडी की, द सेल्स की, जो इंजीनियरिंग के, जिसकी इंजीनियरिंग वो इस्तेमाल करता है अपना नंबर बढ़ाने के लिए। तो मैं उसके बारे में थोड़ा बताती हूँ। क्या होता है कि हमारे शरीर में ये हमारा एयरवेज है, राइट? तो ये एयरवेज थ्रू वो एंट्री लेता है। हमारा एयरवेज फेफसा में जाके उसकी ब्रांचेस होती है, जैसे कैसे वृक्ष की, ट्री की होती हैं, वैसे ब्रांचेस होती हैं। और ये ब्रांचेस, छोटी छोटी ब्रांचेस के आजू बाजू खून की नलियां रहती हैं, जिसमें से एक्सचेंज होता है। अपना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम वापस देते हैं, हवा में फेंकते हैं, और जो ऑक्सीजन हमने लिया है एयर पाइप में से, वो हमारी खून की नली में जाता है और उसके जरिए पूरे शरीर को मिलता है। इज दैट क्लियर? अभी एक कोरोना वायरस एंट्री लेता है हमारे एयरवेज थ्रू। एंट्री लेके वो क्या करता है? तो वो एंट्री लेके उसके जो स्पाइक्स आप देख रहे हैं, एस प्रोटीन, उसके जरिए वो हमारे लंग के जो कोश रहते हैं उसके साथ मिलता है, और उसके जरिए वो हमारे कोश में एंट्री लेता है, ताकि वो हमारा सेल की जो इंजीनियरिंग है उसको इस्तेमाल कर सके और मल्टीप्लाई हो सके। तो उसको मल्टीप्लाई होने के लिए हमारी जरूरत है। अगर हम उसको इधर ये जो वॉल अच्छी रही और इम्यूनिटी अच्छी रही, तो उसको एंट्री नहीं मिलती है और वो रेप्लिकेट नहीं होता है। इसमें एक बार वो एंट्री ले ली, देखो आप ये देख रहे हैं कि ये वायरस है और ये इधर मल्टीप्लाई हो गए हैं, बराबर? जब वो मल्टीप्लाई होते हैं तब हमारी बॉडी को मालूम पड़ता है कि हमें उसे फाइट करना है। हम उसको, हमारी इम्यूनिटी उसको फाइट करने में लग जाती है। तो हमारे खून में जैसे रेड ब्लड सेल्स है, वैसे व्हाइट ब्लड सेल्स है, फिर लिम्फोसाइट्स है, वो सब सेल्स यहाँ आके इकट्ठे होते हैं और उसको फाइट करने में जुड़ जाते हैं। ये फाइट करने के प्रोसेस में यहाँ स्वेलिंग डेवलप होता है। जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है, वायरस ज्यादा नहीं है, वो अच्छे से फाइट कर सकते हैं, कोई सिम्टम्स बाद में नहीं आते। पर जिसकी इम्यूनिटी सही नहीं है, जिसका शुगर कंट्रोल नहीं है, तो उनको
वायरस को ग्रोथ करने का अच्छा मौका मिलता है, इम्यूनिटी उनकी अच्छी नहीं रहती। तो यहाँ ये दो दीवार आप जो देख रहे हैं खून की नली और अपने लंग्स के सेल के बीच में, वो दीवार बड़ी हो जाती है, उधर स्वेलिंग आ जाता है। ये आप देख रहे हैं कितना स्वेलिंग हो गया है, कितनी सूजन आ गई है। अभी इतनी सूजन और स्वेलिंग होगा तो फिर अपना ऑक्सीजन एक्सचेंज करने में तकलीफ होगी, इसीलिए वो लोग को ऑक्सीजन की जरूरियत पड़ती है। और जितना स्वेलिंग ज्यादा उतना ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ानी पड़ती है। और दूसरा प्रॉब्लम ये होता है उनको कि यहाँ हमारे जो खून गाढ़ा हो जाता है, एक क्लॉट जैसा हो जाता है जो खून की नली में जाके कहाँ भी फंस सकता है। किसी को आपने सुना होगा कि स्ट्रोक हो गया, किसी को हार्ट अटैक आ जाता है अच्छे खासे इंसान को, क्योंकि एक क्लॉट से वो इमीडिएट ब्लड सप्लाई बंद हो जाता है। तो ये हमारा कोविड-19 इन्फेक्शन हमारी बॉडी में, अगर जो हमारी इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, हमारी जो शुगर कंट्रोल अच्छा नहीं है, तो ये सब करने का उसे मौका मिलता है। तो कौन एट रिस्क है? जैसे मैंने बताया, सबको हो सकता है, पर ओल्डर पीपल हैं और जिनको मेडिकल कंडीशन जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज है, हार्ट डिसीज है, उनको ये सब प्रॉब्लम ज्यादा होता है और उनको फिर उससे में से बाहर निकलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बार सूजन होता है तो किसी को काफी टाइम लगता है और किसी को मोर्टालिटी भी हो सकती है। जब आपको इनिशियल सिम्टम्स होता है तो डॉक्टर्स आपको कौन से टेस्ट करने को बोलते हैं? एक बोलते हैं कि आप पल्स ऑक्सीमीटर घर में रखो और आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन देखो, और दूसरा इम्पोर्टेंट आपका ब्लड शुगर चेक करते रहना, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन में शुगर्स बढ़ता है। आपका ब्लड काउंट, जैसे मैंने बताया कि सब स्वेलिंग वगैरह होता है, तभी लिम्फोसाइट्स जो WBC हैं वो कम हो जाते हैं, और लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं, और एक न्यूट्रोफिल, एक टाइप का वाइट ब्लड सेल्स हैं, वो बढ़ जाता है। CRP वो सूजन कितना है वो बताता है, वो बढ़ जाता है। LDH बढ़ जाता है, और डी डाइमर जो कि वो भी बढ़ जाता है। तो हम शुरू में ए टेस्ट बोलते हैं जिनको सिम्टम्स हैं। सब लोग को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं रहती, ज्यादातर लोगों को माइल्ड सिम्टम्स रहते हैं, जैसे फीवर होना, खांसी होना, किसी को फीवर भी नहीं आता, थोड़े वीकनेस लगता है, मसल पेन, हेडेक, लॉस ऑफ टेस्ट एंड स्मेल इज वेरी स्पेसिफिक, सोर थ्रोट होना, कंजेशन होना, तो नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। किसी को नौशिया वॉमिटिंग होती है, डायरिया होता है, तो ज्यादातर लोगों को ये माइल्ड सिम्टम्स रहता है। पर जब सीवियर हो जाता है, वायरस रेप्लिकेट मल्टीप्लाई बहुत होता है, तब दम लगने लगता है, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, वो सब होता है, तब डॉक्टर आपको सीटी चेस्ट करने को बोलता है, और उसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी दिखती है और ये वो स्कोरिंग देता है। तो ट्रीटमेंट क्या है कोविड-19 की? कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। पैरासीटामोल देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं, डॉक्सी, एरिजिथ्रोमाइसिन, ताकि दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो जाए, आइवरमेक्टिन, फेविपिराविर, विटामिन सी, जिंक, ये सब शुरू के तबके में देते हैं,
पर किसी का प्रूवन बेनिफिट नहीं है। रेमडेसिविर वो वायरस रेप्लिकेशन कम करने में मदद करता है, तो ताकि ड्यूरेशन ऑफ इलनेस शॉर्ट हो। स्टीरॉइड्स की जरूरत पड़ती है कई कई लोगों में, स्पेशली जिनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने बताया कि खून गाढ़ा हो जाता है, क्लॉट जैसा हो जाता है, तो वो एंटीकोएगुलेंट्स, ब्लड थिनर देते हैं। और कई कई मॉडरेट केस में हमें टोसिलिजुमैब देने की जरूरत पड़ती है। तो मैं वो समझाती हूँ कि कौन से तबक्के में क्या देते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये जो शुरू के तबक्के की गोली है, उसका हमें मालूम नहीं है असर कर रही है कि नहीं, पर हम देते हैं कि अभी कोई बड़ी स्टडी नहीं आई है जो कहते हैं कि असर करती ही है, पर वो शुरू के तबक्के में देते हैं। ये रेमडेसिविर जैसे मैंने बताया कि वायरस को मल्टीप्लाई करने में को रोकने में मदद करती है, तो वो देते हैं। हम उनको बोलते हैं कि आपका शुगर अच्छा कंट्रोल करो, ताकि उसको, वायरस को भी शुगर अच्छा लगता है ना, तो वो उसको न्यूट्रिशन न मिल पाए। रेमडेसिविर ज्यादा सूजन बढ़ती है जब भी हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाती है तभी, और स्वेलिंग होता है तभी। मैंने बताया कि ऑक्सीजन, स्टेरॉइड्स, ब्लड थिनर्स, वो सब हम देते हैं ताकि सपोर्टिव केयर मिल जाए और पेशेंट को ब्रेथलेसनेस कम हो। ये सीवियर स्टेज में भी ये चालू रहता है, और जैसे मैंने बताया कि टोसिलिजुमैब हम ऐड करते हैं। तो व्हेन पीपल जिनको डायबिटीज है उनको वायरस इन्फेक्शन होता है, तो हमें बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनका ब्लड शुगर बहुत फ्लक्चुएट होता है। एक कारण है कि डायबिटीज की वजह से हुआ है, तो डायबिटीज अनकंट्रोल होता है। दूसरा कारण है कि कोरोना वायरस खुद डायबिटीज के जो पेनक्रियास की हमारी फैक्ट्री है जो इंसुलिन बनाती है उसको डैमेज करती है। और जो स्टीरॉइड्स का इस्तेमाल करना पड़ता है वो स्वेलिंग करने बंद करने के लिए, उसमें शुगर्स काफी फ्लक्चुएट होता है। तो जब डायबिटीज वाले मरीज को जो इन्फेक्शन होता है और जब सीवियर पकड़ लेता है, तभी ब्लड शुगर्स काफी फ्लक्चुएट होता है। तो एक दो केस बताऊंगी जो अभी पिछले हफ्ते ही मेरे हमारे साथ बात हुई थी। एक 35 ईयर ओल्ड मेल, सिर्फ 35 ईयर्स, उनका वजन भी इतना नहीं, 67, उनको डायबिटीज नहीं था, पर उनका किडनी ट्रांसप्लांट जो सितंबर 19 में हुआ था, उसके बाद उनको डायबिटीज आया था। क्योंकि तभी भी हमें स्टेरॉइड की जरूरत पड़ती है, तो कभी कभी आता है और वापस चला भी जाता है। तो उनको हुआ था, और फिर वो एक ही गोली में उनका HbA1c भी अच्छा कंट्रोल में था ये जनवरी में, और अप्रैल में उनको कोविड लग गया। तो आप देखते हैं कि ये ग्लूकोमीटर जो इस्तेमाल करते हैं उनके वैल्यू उनके मोबाइल में भी आ जाते हैं, ऐसा ब्लूटूथ से वो ग्लूकोमीटर का सेटिंग है। तो उनका अप्रैल में अच्छा था, उनको कोविड हुआ, उनके एक दिन बाद उन्होंने चेक किया तो अच्छा लगा, तो फिर उनके चेक करना बंद कर दिया। पर स्टीरॉइड की इफेक्ट का उनको अंदाजा नहीं था। तो फिर वो जब बहुत हाई हुआ, उन्होंने, आप देख सकते हैं कि 10 दिन में चेक ही नहीं किया। तो ये 2-4 दिन पहले उन्होंने चेक किया, तभी उनका हाई दिखा रहा था। तो ये 10 दिन में कोविड ने और एंड स्टेरॉइड ने क्या कर दिया। अभी वो हमारे गाइडेंस के नीचे है, पर वो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप हमेशा ग्लूकोमीटर अपने घर पे रखिए, स्ट्रिप्स अवेलेबल रखिए और रेगुलर चेक करते रहिए, ताकि ऐसा
दिन न देखना पड़े। एक दूसरा केस है, ये बम्बई में नहीं थे, दूसरे गांव में थे, पर हमारे साथ फोन से कांटेक्ट किया था। 31 ईयर ओल्ड फीमेल, 61 kg, उनको डायबिटीज नहीं था, उनका भी ट्रांसप्लांट हुआ था, पर ट्रांसप्लांट के बाद भी उनको डायबिटीज नहीं आया था। कोविड उनको अप्रैल में लगा और पोस्ट कोविड वो उधर हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनको उधर इंसुलिन देते थे, पर घर पे आके उन्होंने इंसुलिन नहीं लिया और नहीं लेने की वजह से उनका शुगर बहुत बढ़ गया। इतना बढ़ गया, उनको कैसे मालूम नहीं था कैसे इंसुलिन लेना, उनके पास ग्लूकोमीटर नहीं था। ताबड़तोब उनको रात को वो बाय करवाया और उनको सिखाया वीडियो के माध्यम से, और फिर उनका शुगर कंट्रोल में किया। पर उनको एक फंगल इन्फेक्शन, क्योंकि काफी समय तक वो शुगर ज्यादा रहने की वजह से एक फंगल इन्फेक्शन हो गया, और वो फंगल इन्फेक्शन बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में, आपने आज का ही टाइम्स ऑफ इंडिया की ये क्लिपिंग है कि म्यूकोरमाइकोसिस इज अ डेथ सेंटेंस वंस इट रीचेस द ब्रेन। तो वो नाक के माध्यम, नोज के माध्यम से ब्रेन में चला जाता है, इसलिए उसको ताबड़तोब सर्जरी करके निकाल देना पड़ता है, और वो बहुत एक्सटेंसिव सर्जरी रहती है। और आज टाइम्स में ये भी बताया कि स्टीरॉइड्स का रैशनली यूज करो, ज्यादा इस्तेमाल मत करो, क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है और वो फिर शुगर देखते नहीं है और डायबिटीज बहुत बढ़ जाते हैं, फिर दूसरे इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं। तो जिनको भी स्टीरॉइड्स इस्तेमाल करना पड़े, डॉक्टर बोले हैं, तो फिर आप ग्लूकोज, आपको डायबिटीज हो या ना हो, आप ग्लूकोज स्ट्रिप्स रखिए, ग्लूकोमीटर रखिए और आपका शुगर नियमित चेक करते रहिए। ये एक वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज है। तो ये क्या करना चाहिए? अगर आप डायबिटिक है, नहीं है, प्री डायबिटिक है, सबको ये तो ध्यान रखना ही है, और वो आप सब लोग जानते हैं। स्टे होम, फेस मास्क पहनो, फिजिकल डिस्टेंस बनाए रखिए, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, स्टीम इनहेलेशन करिए, क्योंकि वो अच्छा, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो मैं मेंशन करना भूल गई। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और जिनको डायबिटीज है उन्होंने स्पेशल केयर लेना है। जिनका HbA1c 6.5 के ऊपर रहता है, जिनका कंट्रोल नहीं है, उनको एक स्पेशल केयर रखना है। एक तो उनको हाइड्रेशन, फ्लूइड ट्रीटमेंट, ज्यादा लिक्विड लेना है। जिनको किडनी की बीमारी है उनको लिमिटेशन रहता है फ्लूइड इनटेक में, तो उनको मैं नहीं बोलती, पर जो सिर्फ डायबिटिक है उनको अच्छे से हाइड्रेट करना है। हमने लास्ट सेशन में क्या हेल्दी डाइट है उसके बारे में जाना, तो हेल्दी डाइट का इस्तेमाल करो जिसमें प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ाओ। जिनको किडनी डिसीज है उनको प्रोटीन इंटेक ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, पर जो प्लेन शुगर है उसको बंद कर दो और कॉम्प्लेक्स कार्बो ज्यादा इस्तेमाल करो। रेगुलर एक्सरसाइज, जो भी एक्सरसाइज आपको पसंद है। अभी घर में हम हैं तो वो तो पहले तो सब लोग बोलते थे कि हमें टाइम नहीं मिलता है, पर अभी तो एम्पल टाइम है, हम घर में एक्सरसाइज कर सकते हैं। हमें कितना 2 स्टेप आगे 2 स्टेप पीछे, ज्यादा स्किपिंग कर सकते हैं, ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। पर रेगुलर एक्सरसाइज से ब्रीदिंग भी अच्छा होता है, हमारी लंग कैपेसिटी भी अच्छी होती है, और वो एक वायरस को अंदर जाने से रोकता है। तो हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी है,
और रेगुलर मॉनिटरिंग, जैसे मैंने आपको केस में बताया कि सिर्फ 10 दिन में कितना शुगर बढ़ गया, तो आप रोज मत करो, पर हफ्ते में एक बार आप देख लो कि आपका शुगर रेंज में रहता है कि नहीं। अगर आपको फीवर है, अगर आपको कोई सिम्टम्स हैं, तो फिर आप हर 2 दिन में करना चाहिए। और आपके डॉक्टर के साथ टच में रहिए ताकि वो हिसाब से, आपके मॉनिटरिंग के हिसाब से आपकी दवाई एडजस्ट करे। और जैसे मैंने बताया, हमेशा ग्लूकोज स्ट्रिप्स और डायबिटीज मेडिसिन का सप्लाई घर पे रखो, ताकि ऐसा ना हो जाए कि खत्म हो जाए। तो हमेशा स्टॉक रखना चाहिए। तो ये स्पेशल टिप्स हैं डायबिटीज के लिए। और जैसे मैंने बताया रेगुलर मॉनिटरिंग करो। तो रेगुलर मॉनिटरिंग में क्या करना है, हमें ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल करना है। और नॉर्मल मतलब क्या, फास्टिंग शुगर हमारा 80 to 130 के बीच में रहना चाहिए। हम अगर 2 बार खाना खाते हैं तो खाने के 2 घंटे बाद 2 बार चेक करो, जो 180 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। और अगर 3 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो हर एक खाने के 2 घंटे बाद 180 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। एल्डरली पॉपुलेशन में 200 तक चलता है। तो ये आपका डायबिटीज कैसा है, जिसको ज्यादा फ्लक्चुएशन है उसको हम बोलते हैं कि डेली चेक करो, जिसको कम फ्लक्चुएशन है हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार चेक करना चाहिए। एक ग्लूकोज सेंसर भी निकला है, जिसके बारे में मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉनिटरिंग देता है, जिसको आप कभी भी देख सकते हैं, ये रीडर रहता है। और अभी ऐसा सेंसर भी निकला है जिसमें रीडर आपको घर में सेंसर के साथ मिलता है, तो आप कंटिन्यूअसली आपका शुगर चेक कर सकते हैं। और वो हिसाब से हम डॉक्टर आपकी दवाई एडजस्ट कर सकती हैं, क्योंकि ज्यादा फ्लक्चुएशन रहता है तो हमारी जो लाइनिंग है सेल्स की, वो ज्यादा डैमेज हो जाती हैं और उनको इन्फेक्शन होने का, कॉम्प्लिकेशंस होने का चांसेस ज्यादा रहता है। और अगर शुगर हाई है, कभी कभी डायबिटीज वाले मरीज को कीटो एसिडोसिस हो जाते हैं, जिसमें वीकनेस होता है, बॉडी पेन होता है, वॉमिटिंग होता है, एब्डोमिनल पेन। ऐसे सीवियर सिम्टम्स हो तो राइट अवे आपके डॉक्टर को कांटेक्ट करिए। और ब्रेथलेस है तो जरूर आपको हॉस्पिटल में जाना चाहिए। ये एक स्टडी है जिसमें 1000 से ज्यादा, एक काफी फेमस जर्नल है, न्यू इंग्लैंड मेडिकल जर्नल, जिसमें दिखाया था कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट डिसीज, लंग डिसीज और किडनी डिसीज जिनको है, उनको ये बीमारी में काफी तकलीफ होती है और उनका चांसेस बहुत कम होता है। तो हमें पहले से ही अपने आप को अच्छी तरह संभालना है। तो इन शॉर्ट, हमें डायबिटीज को कंट्रोल करना है बिफोर कोरोना कैन कंट्रोल यू, क्योंकि कोविड केसेस हमारे कंट्री में बढ़ रहे हैं। डायबिटिक्स, स्पेशली अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर्स वाले, मोर प्रोन टू गेट कोविड इन्फेक्शन। समटाइम्स मैंने एक स्लाइड शायद मिस की है कि कोविड की वजह से हमारे बीटा सेल्स जो इंसुलिन बताते हैं वो डैमेज होते हैं, हमारा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और स्टेरॉइड की वजह से डायबिटीज होता है। और डायबिटीज में वो एक इन्फ्लेमेटरी स्टेज है, तो कोविड होने का चांस ज्यादा होता है। तो हम एक विशियस साइकिल में फंस जाते हैं। तो ये साइकिल में से बाहर आना है तो हमें अच्छा से शुगर कंट्रोल करना है, बिकॉज गुड कंट्रोल विल नॉट ओनली प्रिवेंट, पर जो हमारा इम्प्रूव होने का आउटकम है वो अच्छा हो जाता है।
So let us control diabetes before it controls you. Thank you. Yes, we will take some questions. Let me see the chat box. What if the patient's age is 43 and sugar is 314 post lunch? Can he take the vaccine? Yes, he can take the vaccine, but he needs to control the sugar very well because vaccine also is a mild dose. So control your sugar and then take the vaccine. अभी अभी हम बहुत देख रहे हैं कि काफी मात्रा में लोगों में डायबिटीज बढ़ गया है. कभी कभी 20 साल का बच्चे में भी हो जाता है ये सब दवाई की वजह से. तो इसीलिए हमने नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे डायबिटीज इन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स. और उसके लिए हमारे साथ है पीडियाट्रिक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जो हमारे बॉम्बे में 2-3 ही हैं. तो वो डॉक्टर निखिल शाह इज गोइंग टू टॉक अबाउट डायबिटीज इन चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट और पेरेंट्स ने क्या ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट सैटरडे 5 o'clock हम रखेंगे. तो आप अपने फैमिली मेंबर्स को और दूसरों को जिनको भी ये प्रॉब्लम है वो जुड़ सकते हैं हमारे साथ. Excuse me, ma'am, I'm Anuradha here. Yes, Anuradha. I had one question. Ma'am, shall I register for, I'm a transplant patient, shall I register for COVID vaccine? Yes, you should. Okay. Yes, you should go ahead. Okay, so this is what I wanted to ask. Thank you, ma'am. Yes. Ma'am, any specific which I should take or whichever is available? Yeah, both vaccines are safe. हमारे साथ मीता सोमैया है. मीता सोमैया, can you unmute yourself? आपने वैक्सीन लिया था, राइट? वो भी ट्रांसप्लांट पेशेंट हैं. उन्होंने दोनों आपको कोई सिम्टम्स हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ मुझे. दोनों हो गया वैक्सीनेशन, मुझे कुछ भी नहीं हुआ. वो हमेशा अपना शुगर अच्छे से मैनेज करती हैं, हमेशा सेंसर लगाए रखती है. आपका सेंसर बताइए मीता. हाँ बताते, 1 मिनट है. तो वो हमेशा अपने आप को, और सेंसर लगाने का फायदा ये रहता है कि आपको खुद को मालूम पड़ता है कि कौन सा खाने से बढ़ता है, कौन सा खाने से नहीं बढ़ता है और कौन सा खाना कौन से टाइम पे खाना चाहिए. कभी शुगर लो साइड पे होता है तो आप मैंगो भी खा सकते हैं. तो वो हिसाब से आप वेरिएबिलिटी को मैनेज कर सकते हैं. और सेंसर का वो बहुत ही बड़ा फायदा है कि चलेगा. मीता, अगर अभी नहीं है तो और कोई सवाल? मैम, कोविड के टाइम में विच इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर डायबिटीज? तो दूसरा सब हम देखते हैं जिसको किडनी की बीमारी है उनका थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस दवाई में ज्यादा रहता है तो हम इंसुलिन, और किसी को किडनी की बीमारी नहीं है तो ज्यादातर सब दवाई, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये दवाई आप नहीं ले सकते. कई दवाई में आपके डॉक्टर बोलते होंगे कि पानी ज्यादा पियो, ये करो, पर स्पेसिफिक नो ऐसा नहीं है. पर हमें ये जानना है कि ऐसी दवाई कम ले जिससे हमारे पेनक्रियाज में ओवरबर्डन हो, पेनक्रियाज की क्षमता कम हो जाए. ट्रांसप्लांट पेशेंट को कौन सी लेनी चाहिए? नहीं, आपके दूसरे पैरामीटर्स कैसे हैं उसके ऊपर जाता है. ओके, थैंक यू. मैंने अगले सेशन में बताया था कि कई सारी दवाई अलग अलग आपके शरीर में कौन सी मेन पैथोफिजियोलॉजी है वो हिसाब से हम वो दवाई देते हैं. तो ऐसा फिक्स नहीं है कि यही दवाई ट्रांसप्लांट पेशेंट को होनी चाहिए. इंसुलिन से इज बेटर और टैबलेट्स इज बेटर? So insulin is better, but two things you have to be careful कि उसमें कम होने का भी चांसेस रहता है और दूसरा उसमें वेट गेन होता है.
तो हमें दवाई और इंसुलिन को बैलेंस करना पड़ता है वो हिसाब से। But mostly co-ed time they prefer insulin only. Why so? नहीं, अगर जो स्टीरॉइड्स पे हैं तो हमें इंसुलिन ही देना पड़ता है। Okay. पर जरूरी नहीं है कि कोविड टाइम में जो टैबलेट पे हैं वो टैबलेट पे रह सकते हैं। जरूरी नहीं है, जिनको सिम्टम्स नहीं है टैबलेट से मैनेज हैं, टैबलेट रखते हैं। Thank you. I have one question, madam. Yes. I want to know this sensor, how much it costs, and is it available readily? Yes, so there are two types of sensor. Yeah. एक जो है वो कम रेट का है 2200 जैसा, 2500, उसमें जो, हाँ मीता आप बताएंगे आपका सेंसर थोड़ा, हाँ आप बोलिए तो आप, हाँ तो ये आप देख सकते हैं कि ये सेंसर उसने लगाया हुआ है। तो कमिंग बैक टू द टाइप्स ऑफ सेंसर, तो दो टाइप का रहता है, एक जो ऐसे लगाया है जिसमें रीडर है वो डॉक्टर के पास रहता है, और दूसरा अभी अवेलेबल है जो यूके मॉडल है जो आपको रीडर के साथ आता है, उसकी कीमत है 5000 रुपया। मगर परमानेंटली लगा के रखना पड़ता है? नहीं, उसकी लाइफ है 14 डेज, पर कई लोगों को ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं रहता, तो एक बार लगाते हैं, आपकी ग्लाइसेमिक प्रोफाइल आप देख लो कि कैसा है, वो हिसाब से दवाई एक बार एडजस्ट हो जाती है, तो फिर घड़ी नहीं लगाना पड़ता। जिसको बहुत फ्लक्चुएशन है उनको घड़ी लगा, और उनको अच्छा भी लगता है क्योंकि प्रिक नहीं करना पड़ता। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंगोज में एक्चुअली फ्रुक्टोज है ना, शुगर इज नॉट देयर नो इन मैंगोज। हाँ, पर वो फ्रुक्टोज भी ग्लूकोज तो बनेगा ना ब्रेक डाउन होके। Okay. No, because mango season is going on, and we are tempted to eat. So what I say to my patient is, in case if you आपको खाना है तो वो हिसाब से आपके डॉक्टर को बात करके वो हिसाब से SOS वो मेडिसिन लेना चाहिए, पर make sure कि sugars remain under control. There are many medicines which you can use, और मैंगो के साथ भी अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। This one more question I have. See, fasting sugar we check after 8 hours, and post lunch we check within 2 hours. What is the logic behind it? So the post lunch जो सुगर है वो हम कोई पेशेंट दवाई पे रहते हैं, तो हमारी दवाई जो हमने एडजस्ट की है वो बराबर है कि नहीं वो देखने के लिए नॉर्मली हम खाना खाते हैं, खाना खत्म हुआ उसके 2 घंटे में या तो अपना पेनक्रियाज है जो अपना इंसुलिन बनाता है वो 2 घंटे में मैनेज कर देता है नॉर्मल लाने के लिए। अगर हमारी पेनक्रियाज नहीं काम कर रहा है, डॉक्टर ने दवाई दी है, तो डॉक्टर की दवाई पर ऐसी होनी चाहिए कि 2 घंटे में नॉर्मल हो जाना चाहिए, ताकि शुगर, ब्लड शुगर ज्यादा ना रहे हमारे ब्लड में और कॉम्प्लिकेशंस ना हो, क्योंकि शुगर ज्यादा रहने की वजह से हमारी खून की नलियां जो रहती हैं, छोटी नलियां बड़ी नलियां, वो डैमेज होती हैं और उससे सब कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जैसे किडनी की बीमारी हो, स्ट्रोक हो, ब्लाइंडनेस हो, गैंग्रीन हो, वो सब ज्यादा ब्लड में शुगर रहेगा तो ही आएगी। Thank you, madam. Very useful session. Thank you. थैंक यू। तो एक सेशन में हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करेंगे, अगले सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हम हमारे जनरेशंस में डायबिटीज नहीं जाना चाहिए। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज एपिजेनेटिक्स,
क्योंकि हमारी खाने की पद्धति एक जैसी रहती है, हमारा लाइफस्टाइल एक जैसा फैमिली में रहता है, इसीलिए हमारे बच्चों में भी जाता है। तो हमें उसको अच्छी लाइफस्टाइल सिखाना है और बच्चे में कैसे मैनेज करना है वो हम अगले शनिवार 5 बजे सुनेंगे फ्रॉम डॉक्टर निखिल शाह। और कोई सवाल? How much sugar will be considered pre-diabetic? प्री डायबिटिक, सो नॉर्मली प्री डायबिटिक्स में पहले फास्टिंग शुगर बढ़ता है। जो टाइप 2 डायबिटीज रहता है उसमें शुरू के तबक्के में फास्टिंग शुगर बढ़ता है, क्योंकि उसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है। पोस्ट मील शुगर कभी कभी नॉर्मल आता है। तो हमें फास्टिंग शुगर जो 110 के ऊपर है और हमारा 3 महीने का HbA1c जो है वो अगर 6.5 के ऊपर है तो डायबिटिक बोलते हैं, बट 5.5 to 6.5 वी हैव टू बी केयरफुल। मैंने मेरे अगले सेशन में बताया था कि कितने साल वैसा रहता है प्री डायबिटिक स्टेज, बाद में जाके डायबिटीज होता है। तो अगर जो हम प्री डायबिटीज में ही मैनेज कर दे अच्छा, तो हमें दवाई की, इंसुलिन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो स्टेरॉइड्स की वजह से शुगर बढ़ी कोविड से, उसको नीचे आने के लिए कितना टाइम देना चाहिए? तो हर एक का अलग अलग है। कोई प्री डायबिटिक स्टेज में है उसको जल्दी से आ जाता है, स्टेरॉइड से जल्दी से बढ़ जाता है। अगर वो टाइम पे हमें इंसुलिन देना पड़ता है, क्योंकि जितना इंसुलिन देंगे हमारे पेनक्रियास को लोड कम पड़ेगा शुगर मैनेज करने का, तो वो हेल्दी ज्यादा रहेंगे, क्योंकि हम रेडीमेड देते हैं तो पेनक्रियास को इतना काम नहीं करना पड़ता, तो वो उसकी हेल्थ हम मेंटेन रख सकते हैं। और जैसे जैसे शुगर का स्टेरॉइड का डोज एकदम से बंद नहीं करते हैं, एक बार स्टेरॉइड का डोज चालू करते हैं तो धीरे धीरे उसको बंद करना पड़ता है। इसीलिए हम धीरे धीरे इंसुलिन का डोज कम करते जाते हैं और बाद में कई कई पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो जाता है। हमने स्टेरॉइड्स ग्रेजुअली कम किए थे आफ्टर कोविड, और अभी 6 महीने हो गए। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट हो गए हैं। अभी आ रही है आवाज? हाँ अभी आ रहा है। हाँ, तो मेरी वाइफ को कोविड हुआ था, तभी ओके स्टेरॉइड्स और रेमडेसिविर दिए थे। बराबर। स्टेरॉइड्स ग्रेजुअली कम किए और बाद में स्टेरॉइड 0 पे आ गए। हाँ तो बाद में पहले वो शुगर थोड़ी ज्यादा थी और अस्पताल में तो इंसुलिन दिया था ज्यादा थी, और बाद में जो ग्रेजुअली कम हुआ है। तो Very अभी फॉर 100 और 110 विल शी बी कंसिडर प्री डायबिटिक? नहीं, अभी मत देखो आप। हाँ, अभी मत देखो, अभी बंद होने के बाद आप 3-4 महीने के बाद HbA1c करो। हाँ, ओके, हाँ, ओके। अच्छा, मीनवाइल अभी HbA1c का फायदा नहीं है, ओके, क्योंकि अभी वो अच्छा प्रॉपर रीडिंग नहीं देगा। अभी आपको ग्लूकोमीटर से हर हफ्ते देखते रहना है कि हाँ, बढ़ता नहीं है ना, वही। हाँ, उसमें 110 जैसे दिखता है वो। वेरी गुड। पर आप जो स्टीरॉइड लेते हैं उनका पोस्ट लंच ज्यादा बढ़ता है, तो आप फास्टिंग से। स्टेरॉइड बंद करके 3 महीने हो चुके। वेरी गुड। पर एक बार पोस्ट लंच भी कर देना, सिर्फ फास्टिंग पे मत जाना। ओके, ओके, थैंक यू। ओके। हेलो मैडम, नमस्ते। हाय नमस्ते। मेरा नाम कैलाश पाटिल है। मैं काफी टाइम से आपको मिला नहीं हूँ, लेकिन अभी मेरा ये फास्टिंग ये किया था मैंने। हाँ उसका फास्टिंग 90 है और ये पोस्ट वाला जो है 116 है, 116। अभी मुझे आपकी फाइल इतना मालूम नहीं है। आप रजनी भाई को मैं जो नंबर शेयर किया उधर आप कांटेक्ट करो। ओके। हम इधर वर्कशॉप में इंडिविजुअल केस डिस्कस नहीं कर सकेंगे। नहीं, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बाथरूम बहुत रात को 2-2-2:30 बजे तक बार बार जाना पड़ता है, मतलब। हाँ, लेकिन ये HbA1c मेरा नॉर्मल है 5.6। हाँ, तो आपकी दवाइयाँ कौन सी चल रही है वो हिसाब से हो सकता है।
ओके और आपकी एसोसिएटेड और कोई बीमारी है उसके ऊपर भी जाता है। हाँ, किडनी का जो है हाँ, डॉक्टर तो वो सब टेस्ट देखना पड़ेगा। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। મેમ થેન્ક યુ મિતાબેન. કેમ છો મેમ કેતનભાઈ? બસ મજામાં, તમે કેમ છો? હાઉ ઇઝ ભરતભાઈ? Fine. ભરતભાઈ, હાઉ આર યુ? મિતાબેન, એક પૂછવું હતું, ટ્રાન્સપ્લાન્ટ પેશન્ટ સ્ટીરોઇડ પર હોય તો એને શુગર લેવલ શું અલાવેબલ છે? વોટ ઇઝ ઇટ રેન્જ, વોટ યુ से? ना सेम रेंज सबके लिए वही रेंज है, पर हमने देखा है कि ट्रांसप्लांट पेशेंट को शुगर जल्दी बढ़ जाता है। And they are in steroids, so naturally the sugar will high. यस, और उनको जब स्टीरॉइड्स एक्स्ट्रा देते हैं कोविड के दरमियान तो इम्यूनिटी भी उनकी कम होती है और स्टीरॉइड का डोज ज्यादा रहता है, तो उनको दूसरा इन्फेक्शन म्यूकोर वो सब चांस थोड़ा ज्यादा रहता है। तो बेहतर होगा कि हम अच्छे से पहले से ही अच्छा कंट्रोल रखें, उसको बढ़ने ही ना दे। बट रेगुलर ट्रांसप्लांट पेशेंट जो स्टीरॉइड है उसको भी लेवल सेम है शुगर का? हाँ, उनको कुछ नहीं हो, उनको अगर जो लेवल सेम रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा इंक्रीज होता है उससे तो इज इट अलाउएबल और मतलब आप कोविड के दरमियान बात कर रहे हैं? नहीं, एज यू रेगुलर, इसमें रेगुलर ट्रांसप्लांट पेशेंट इफ इज ऑन स्टीरॉइड, what should be the sugar level? I mean, is there the same what normal should have, fasting 80 to 120 and 120 to 180 post meal. Okay, thank you. Welcome. There is one question very useful. Which fruits you recommend for diabetes patients? ज्यादा करके जो लो ग्लाइसेमिक फ्रूट्स हम बोलते हैं, जैसे पेयर है, एप्पल है, छोटा बनाना है, ऑरेंज है, वो सब, स्ट्रॉबेरीज है, वो सब आप ले सकते हैं। कई मैंगोज में फाइबर ज्यादा रहता है, कई मैंगोज में फाइबर कम रहता है, तो ज्यादा फाइबर वाली मैंगो थोड़ी ले सकते हैं। पर हमें शुगर चेक करना है। जो दिन आप मैंगो लो वो दिन आप 2 घंटे के बाद चेक करो, ग्लूकोमीटर को आपके पास ही रहता है, तो वो हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं, जो दिन चेक करना है वो ही दिन वो अच्छा खाएंगे, लो शुगर वाला खाएंगे, ताकि और फिर 1 महीने तक चेक नहीं करेंगे। पर हमें कभी चेक करना है जब हमको जो चीज खानी है वो खाओ और फिर चेक करो कि उससे क्या होता है। एक बहुत सिंपल चीज है, ग्लूकोमीटर आपके हाथ में है, आपको कहाँ जाना भी नहीं है। क्या बोलना चाहेंगे अमन? हाँ मैडम, रेगुलर आप कंट्रोलिंग करेंगे ना, डेली या वीकली, जैसे आप फिक्स कर रहे हो 10 दिन में या हफ्ते में, आप रेगुलरली चेक करें और आप जो खाते हैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, तो यू कैन मेंटेन द शुगर, इवन योर बीपी आल्सो यू कैन मेंटेन, क्योंकि शुगर बीपी दोनों साथ में ही रहता है, दोनों अच्छी तरह मेंटेन हो जाता है। तो उसके लिए आपको रेगुलर और थोड़ा डिसिप्लिन रहना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो हेमंत इतना अच्छा कंट्रोल करता है, उसकी वाइफ को कोविड हुआ पर उसको कोविड ने टच नहीं किया, उसने अपने आप को बहुत ही अच्छी तरह संभाल लिया। मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं नॉर्मली मतलब आई गो टू द डायग्नोस्टिक सेंटर टू गेट माय सेल्फ टेस्टेड। अभी हमने रिसेंटली ग्लूकोमीटर लिया है, बट वी स्टिल हैवंट टेकन इट टू यूज। तो आई वांटेड टू नो कि ग्लूकोमीटर मतलब के क्या फायदे हैं, हाउ बेनिफिशियल इट इज। द ग्लूकोमीटर, देखो हम आईसीयू में भी ग्लूकोमीटर का ही इस्तेमाल करते हैं, ताबड़तोब रीडिंग देता है, द बिगेस्ट एडवांटेज। दूसरा, वो ब्लड से थोड़ा 20 ज्यादा यूनिट वो दिखाता है, क्योंकि वो मेथड अलग है, उसमें कैपिलरी ब्लड इस्तेमाल होता है। तो आप कई लोग ऐसा बोलते हैं कि नहीं उसमें ज्यादा दिखता है, पर हम आपको टारगेट भी वो हिसाब से देते हैं। हम ग्लूकोमीटर में बोलते हैं 180 तक नॉर्मल है, ताकि लैब में 140 चाहिए। तो ग्लूकोमीटर अभी सब जगह इस्तेमाल होता है, हम आईसीयू में भी उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपको घर बैठे रीडिंग मिलता है।
आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि एक आध बार आप लैब में कर दो वही टाइम पे, ताकि आपका ग्लूकोमीटर और कैलिब्रेट हो जाए, ग्लूकोमीटर और उसका कंपेयर कर दो। Any more suggestions for any workshop, anything you want to know more about, then we can think in the next sessions. So please write to us. And next session will be, as I told you, on diabetes in children and adolescent. और उसके लिए हमें क्या करना है, उसमें टाइप 1 और टाइप 2, हम ये सब वर्कशॉप में टाइप 2 के बारे में बात की। टाइप 1 डायबिटीज इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो, क्योंकि कई पेरेंट्स को कैसे मैनेज करना, वो सब चीजें आपको वो वर्कशॉप में मालूम पड़ेगा। तो नेक्स्ट वर्कशॉप सेम डे सेम टाइम नेक्स्ट सैटरडे हम मिलेंगे, इफ देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। ए महीने में हमने इतने पेशेंट देखे हैं जो 400 के ऊपर शुगर लेके आए हैं, फिर हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत फ्लक्चुएशन हो जाता है और उनके लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है। और कोविड में क्या होता है कि कोई इंसुलिन पे नहीं होता है, वो क्वारंटाइन रहता है, तो उनको इंसुलिन कैसे लेना वो सिखाना, कैसे ग्लूकोमीटर से चेक करना वो सिखाना, वो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो बेहतर है कि हम हमारा ध्यान शुरू से ही रखें। अगर आप अच्छा कंट्रोल रखेंगे तो हम कोविड को जरूर भगाएंगे। So if there are no more questions, we will leave. Thank you everyone and keep taking care of yourself.